तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि आखिर डेमोक्रेसी होता क्या है, और डेमोक्रेसी के बारे में हम कुछ चीज़ जानने वाले हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी क्यों हमें चाहिए, क्यों होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, इस चैप्टर के शुरुआत में हम सबसे पहले डेमोक्रेसी के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। तो आप चाहें तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये ओवरव्यू जो है इसे आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने से आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी और इस चैप्टर के बारे में पता चलेगा कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ाया क्या गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा पहला टॉपिक है 2.1। टॉपिक नंबर 2.1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि इन चैप्टर 1 वी रेड मैनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि पहले चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा बहुत सारे स्टोरीज़ के बारे में, पढ़ा दुनिया के अलग अलग हिस्सों के। तो इन स्टोरीज़ को पढ़ने से हमें तरह तरह के गवर्नमेंट्स के बारे में पता चला और बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता चला। क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पोलैंड के बारे में, चिली के बारे में, और हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है। वी कॉल्ड सम ऑफ दिस डेमोक्रेसीज अदर वेयर डिस्क्राइब्ड एज नॉन डेमोक्रेसीज। तो देखिए, पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कुछ गवर्नमेंट्स को हमने डेमोक्रेसी कहा था, या कुछ इंस्टीट्यूशंस को हमने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहा था, वहीं दूसरे जो इंस्टीट्यूशन थे उन्हें नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कहा था। तो अगर आप याद कर लें तो फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट दैट वाज डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेसीज। तो अगर आप याद करें तो इसमें से कुछ कंट्रीज़ के बारे में जो कि गवर्नमेंट जहाँ के गवर्नमेंट को हमने डेमोक्रेसी कहा था, वहाँ पर जैसे कि मैं इसे नीचे कर देता हूँ। चिली की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, चिली सबसे पहले तो फिनोशे के रूल के पहले और फिनोशे के रूल के बाद वो क्या थी, एक डेमोक्रेसी थी। पोलैंड में अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट रूल के फॉल होने के बाद पोलैंड क्या हो गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। उसी तरीके से घाना की अगर हम बात करते हैं तो कुमरा के शुरुआती साल में, शुरुआत के जो उसका रूल का पीरियड था, उस समय में घाना जो थी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी। व्हाट डू यू थिंक इज़ कॉमन टू देम, आखिर आप क्या सोचते हैं कि इन तीनों के बीच में कॉमन है, और वाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, आखिर इन सभी कंट्रीज़ को हम डेमोक्रेसी का लेवल उनके ऊपर क्यों दे रहे हैं और उन्हें हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ क्यों कह रहे हैं। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ दैट डिस्टिंग्विश दिस गवर्नमेंट्स फ्रॉम फिनोशे रूल इन चिली, कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड एंड लेटर पीरियड ऑफ कुमरा रूल इन घाना। तो आखिर ये जो गवर्नमेंट्स हैं, यानी ये जो चिली का गवर्नमेंट, पोलैंड का गवर्नमेंट और घाना का गवर्नमेंट, ये आखिर किस तरह से अलग है। फिनोशे रूल चिली में थी उससे, या फिर कम्युनिस्ट रूल थी पोलैंड में उससे, और कुमरा रूल घाना में, यानी कि जो बाद में कुमरा का रूल आया उससे घाना में। व्हाट डू दिस गवर्नमेंट हैव इन कॉमन विद द मिलिट्री रूल इन म्यांमार। तो आखिर ये जो गवर्नमेंट्स बने, यानी कि जो फिनोशे का रूल हुआ, या फिर कम्युनिस्ट रूल हुआ, या फिर कुमरा का रूल हुआ बाद के सालों में, उसका अगर आप कंपेयर करें तो मिलिट्री रूल जो कि म्यांमार में मिलिट्री रूल है, उससे ये कैसे मिलते जुलते हैं, यानी इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इन सभी कंट्रीज़ के बीच में क्या कॉमन है। वाई डू वी से दैट दिस गवर्नमेंट्स आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो आखिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो फिनोशे का रूल था चिली में, या फिर कम्युनिस्ट रूल था पोलैंड में, कुमरा रूल था घाना में बाद के सालों में, और जो मिलिट्री रूल है म्यांमार में, ये आखिर डेमोक्रेटिक हम इन्हें क्यों नहीं कहते, इन्हें हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों कहते हैं। तो इसको हम आगे देखने वाले हैं। ऑन द basis of this analysis writes down some common features of democratic governments and non-democratic governments। तो ये एक तरह का टास्क है आपके लिए कि आप इन सभी फीचर्स को देखते हुए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स को लिखें और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स को लिखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक है, आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मेरी। सी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक बातचीत का क्या कहते हैं,
डिस्कशन दिया गया है, नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, उसमें कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। वहाँ पर एक स्टूडेंट है मेरी, वो इन चीज़ों से सहमत नहीं है और वो पूछना चाहती है कि डेमोक्रेसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं उसको आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको इमेजेस दिए गए हैं। इमेजेस में आप इस तरह के आर्टिकल्स हमेशा पेपर्स में देखते रहते होंगे, न्यूज़पेपर्स में, जैसे पैलेस्टाइन को लेकर आता है, भूटान को लेकर, या फिर नेपाल को लेकर, अफ़गानिस्तान को लेकर, इस तरह से। तो ये सभी चीज़ें बाद में हम डिस्कस कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको डिस्कशन दिया गया है। डिस्कशन को मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा, आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से पढ़ें, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, मेरी की यहाँ पर मैंने ऊपर बात की थी, मेरी कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, उसकी एक टीचर है मटिल्डा योगजो, रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन, उसके सवालों का जवाब दे रही है। तो मेरी का कहना है कि मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया फर्स्ट विद, तो मेरी का सिंपली ये कहना है कि देखिए, मुझे ये आइडिया नहीं पसंद है कि हम पहले डेमोक्रेसी के ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो डेमोक्रेसीज हैं, और बाद में हम उस डेमोक्रेसी का मीनिंग खोजने निकलते हैं। तो उसका कहना है कि लॉजिकली ऐसा सही नहीं हो सकता है कि हम इस तरह से करें, हमें उल्टा करना चाहिए। हमें पहले उसका डेफिनेशन पढ़ना चाहिए था, उसके बाद हमें डेमोक्रेसी के बारे में देखना चाहिए था, अलग अलग देशों में जो डेमोक्रेसीज हैं। तो उसकी जो मैम है वो रिप्लाई करती है कि तुम्हारा पॉइंट मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या हम इसी तरह से अपने डेली लाइफ में काम करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम पेन को यूज़ करते हैं, रेन का नाम लेते हैं या फिर लव का नाम लेते हैं, तो क्या हम पहले उनका डेफिनेशन खोजते हैं या फिर उनको हम अपने वर्क के लिए या फिर अपने काम के लिए यूज़ करते हैं? ये सिंपली उसके मैम का कहना है। तो फिर मेरी कहती है, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? तो देखिए, मेरी का पूछना है कि अगर इस तरह की बात है, हम डेफिनेशन के बिना ही किसी चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसका नाम लेना शुरू करते हैं, तो बाकी आखिर हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है? तो इसके बाद उसकी मैम रिप्लाई करती है, तो उसके मैम का कहना है कि वी नीड डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज़ ऑफ वर्ड। तो किसी भी वर्ड के लिए डेफिनेशन की ज़रूरत हमें तब होती है जब हमें उस वर्ड को यूज़ करने में परेशानी होती है। फॉर एग्जांपल, हम रेन का डेफिनेशन तभी खोजते हैं जब हमें उसे डिस्टिंग्विश करना होता है डीजल से या फिर क्लाउड ब्रश से। तो बिल्कुल यही चीज़ अप्लाई होता है डेमोक्रेसी के ऊपर भी। तो हमें डेमोक्रेसी का एक क्लियर डेफिनेशन पता होना चाहिए, ताकि उसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए मतलब लोग जो हैं डेमोक्रेसी के वर्ड को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तरह के गवर्नमेंट जो हैं वो खुद को डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन वो रियलिटी में डेमोक्रेसी होते नहीं हैं। इसलिए हमें डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे एक कंट्री डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। तो वहीं पर उसकी एक दूसरी स्टूडेंट बातचीत में आती है, रिब्यांग, but why do we need to work on definitions? Other day you quoted Abraham Lincoln to us, democracy is a rule of the people, for the people and by the people. We are in Meghalaya always ruled ourselves, this is accepted by everyone. Why do we need to change that? तो देखिए, एक उसकी फ्रेंड है, मेरी की फ्रेंड है और स्टूडेंट है, उसका कहना है कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है। आपने पहले तो बताया था कि अब्राहम लिंकन का कहना था कि डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी पब्लिक का, लोगों का शासन लोगों के ऊपर और लोगों के लिए। तो हम मेघालय में रहते हैं, मेघालय में हम खुद पर रूल करते हैं और ये सभी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो आखिर हमें डेफिनेशन चेंज करने की ज़रूरत क्या है या फिर डेफिनेशन नया बनाने की ज़रूरत क्या है? ये मेरी की एक फ्रेंड का कहना है। इसके बाद मैम रिप्लाई करती है कि मैं नहीं कह रही कि चेंज करो, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या ये बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग यूजलेस अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ। तो हमें ये नहीं पता कि क्या यही बेस्ट वे है डिफाइन करने का, जब तक हम इस पर खुद से नहीं सोचे। तो हमें किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वो फेमस है और सभी लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक दूसरी स्टूडेंट है, वो सजेस्ट करती है, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, वी रीड सम। कहीं पर हमने वर्ड डेमोक्रेसी का मीनिंग पढ़ा था कि वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है। ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। तो ये करेक्ट मीनिंग है। तो हमें आखिर डिबेट करने की ज़रूरत क्या है? तो ये कहना है एक दूसरे स्टूडेंट का।
इसके बाद मैम का कहना है कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, आई वुड जस्ट से डैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। देखिए ये बहुत सही बात है कि आप ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये काम नहीं करता। एक वर्ड का जो मीनिंग है वो हर बार चेंज कर जाता है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। हर बार चेंज कर जाता है और वो हमेशा उसके ओरिजिन से जुड़ा हुआ नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को शुरुआत में यूज़ किया था कंप्यूटिंग के लिए, और कंप्यूटर वर्ड भी आया है कंप्यूटिंग से, और जिसका मतलब होता है कैलकुलेटिंग डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स, यानी कैलकुलेशन करने के लिए। तो दीज वेर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स। लेकिन आज अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए यूज़ नहीं होते, दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए हमें खुद से एनालाइज करना चाहिए कि आखिर हम क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, और इसका डेफिनेशन हमें खुद से खोजना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ सिंपल डेफिनेशन। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। तो अब हमें वैसी गवर्नमेंट्स के बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस खोजनी चाहिए जिन्हें के डेमोक्रेसीज कहा जाता है। इन द लास्ट चैप्टर वी आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। वी कुड thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो देखिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पिछले चैप्टर में हमने एक सिंपल फैक्टर खोजा था, या फिर हमें पता चला था सभी डेमोक्रेसीज के बीच में कि देखिए वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। तो इसलिए हम एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन के साथ शुरुआत कर सकते हैं डेमोक्रेसी के, और ये डेफिनेशन हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक प्रकार की सरकार है जिसमें कि जो रूलर्स हैं यानी रूल करने वाले लोग हैं उन्हें जनता चुनती है। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें अलाउ करती है कि हम आसानी से सेपरेट कर सकें डेमोक्रेसी को वैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो कि क्लियरली डेमोक्रेटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार, तो ये लोग तो लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं हुए हैं। दोज हु हैपन टू बी इन, तो इसमें यानी कि म्यांमार के आर्मी में जो लोग आर्मी में उस समय थे वो उस समय के देश के रूलर बन गए। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि वो एक तरह का डेमोक्रेसी है। तो हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में। तो वहाँ पर लोगों के बातों को सुना नहीं जाता, लोगों के बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल आप देख लें, जो डिक्टेटर्स हैं जैसे कि फिनोशे, तो उसे इलेक्ट नहीं किया गया है लोगों द्वारा। तो इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं मोनार्कीज़ के ऊपर भी। जैसे कि आप अगर नेपाल के किंग की बात करें या फिर सऊदी अरबिया के किंग की बात करें तो वहाँ पर वो पब्लिक के चॉइस से रूलर नहीं बने हैं, बल्कि वो इसलिए रूलर बने हैं क्योंकि उनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था, यानी रॉयल ख़ानदान में हुआ था। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, यानी ये सिंपल डेफिनेशन काफ़ी नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल, बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन in an unthinking manner we would end up calling almost every government that holds an election a democracy। तो देखिए ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये काफ़ी नहीं है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन जो है वो पीपल्स रूल है, लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को सिंपली ऐसे ही यूज़ करने लगे बिना सोचे समझे तो हम उस हर एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहने लगेंगे जो कि इलेक्शंस कराती है, और ये रियलिटी में मिसलीडिंग होगा, यानी ये सही नहीं होगा। एज वी नोटेड इन चैप्टर 4, हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इस चीज़ को। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, यानी कि आज की दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो खुद को डेमोक्रेटिक कहलाना चाहती हैं, इवन इट इज़ नॉट सो, और रियलिटी में अगर वो नहीं भी है तो भी। डैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। तो देखिए हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होने का नाटक कर रही है या फिर दिखावा कर रही है।
तो हम ऐसा कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन द डेफिनेशन क्लियरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को अच्छी तरह से समझें और उसका जो डेफिनेशन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का उसको केयरफुली हम ध्यान दें, तो उससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है और कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होने का नाटक कर रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कार्टून आपको दिखाया गया, आप चाहे तो इस कार्टून को देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक नंबर 2.2 है हमारा। 2.2 टॉपिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वी हैव स्टार्टेड विथ अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए, हमने एक डेफिनेशन के साथ शुरुआत की, एक सिंपल डेफिनेशन के साथ, जिसमें हमने देखा कि डेमोक्रेसी एक तरह का गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें कि रूलर जो होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जैसे कि, तो इन क्वेश्चंस को मैं दिखा देता हूँ। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, यानी इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। Which decision may be taken by a non-elected officials in the democracy। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें रूलर्स की, तो आखिर यहाँ पर रूलर्स हैं कौन इस डेफिनेशन में, और कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं जिन्हें कि इलेक्ट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए डेमोक्रेसी कहलाने के लिए। तो और बात यह है कि कौन कौन से ऐसे डेफिनेशंस हैं, डिसीजंस हैं जो कि लिए जाएंगे नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स द्वारा डेमोक्रेसी के अंदर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी किस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं और कौन कौन से कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए ताकि इलेक्शन जो है उसे डेमोक्रेटिक कहा जाए। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। तो आखिर वे कौन लोग हैं जो कि रूलर्स को इलेक्ट करेंगे और रूलर के रूप में इलेक्ट होंगे। Should this include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? तो क्या ये जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है, ये जो कंडीशन है, ये सभी सिटीजन्स को इक्वल बेसिस पर, इक्वल वोट के ऊपर या फिर इक्वल बेसिस के अनुसार इंक्लूड करे, और क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को वोटिंग देने का अधिकार डिनाई भी कर सकती है। इसके बाद फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे। तो किस तरह के गवर्नमेंट का फॉर्म है वो उसे डेमोक्रेसी कहा जाएगा। और इसके बाद इसी में पूछा गया है व्हाट कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी। तो क्या डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर्स हैं जो कि चुने गए हैं वो कुछ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विथ सम लिमिट्स, और या फिर गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसे कुछ लिमिट के साथ फंक्शन करना चाहिए। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स टू द सिटीजन। क्या डेमोक्रेसी के लिए ये ज़रूरी है कि वो सिटीजन्स के कुछ राइट्स को रिस्पेक्ट करे। तो देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली कहा जा रहा है कि आप इन सभी क्वेश्चंस के बारे में सोचें, इन क्वेश्चंस को कंसीडर करें और इनको कुछ एग्जाम्पल्स से आप समझें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में 2.2 के अंदर ही मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में देखेंगे कि जो मेजर डिसीजन लिए गए हैं इलेक्टेड लीडर्स द्वारा। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के साथ शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने एक मिलिट्री विद्रोह किया था अक्टूबर 1999 में। उन्होंने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसे ओवरथ्रू कर दिया, यानी उखाड़ कर फेंक दिया, और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया कंट्री का, और बाद में खुद को प्रेसिडेंट के पद पर बैठा दिया। और 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया जिसमें कि देश के लोगों ने देश के लोगों ने उन्हें 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा कि रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, मैं इसे नीचे कर देता हूँ, referendum was based on rulers. They cannot take the final decision. The power to take the final decision rests with army officials and with General Musharraf, and none of them are elected by the people. तो देखिए, जो
लोग थे, जैसे डेमोक्रेटिक ऑफिस क्या कहते हैं एक्टिविस्ट जो थे, मीडिया थी, उन सभी का कहना था कि जो पावर लेने का अधिकार है वो आर्मी के पास है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास है, और इनमें से कोई भी लोग जो है वो जनता द्वारा चुने नहीं गए हैं। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही होता है कि बहुत सारे डिक्टेटरशिप में या फिर मोनार्कीज़ में जहाँ पर जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज़ विथ दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। तो देखिए एक तरह की जो सरकार होती है वो चुनी तो जाती है, लेकिन उनके पास रियल में पावर नहीं होता। पावर उन लोगों के पास होता है, कुछ दूसरे लोगों के पास में होता है जो कि रियलिटी में इलेक्ट नहीं हुए होते हैं। तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो आपको पिछला चैप्टर अगर याद होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो यूएसएसआर है और कम्युनिस्ट पोलैंड, तो पोलैंड में तो सरकार थी, लेकिन जो यूएसएसआर की सरकार थी उसके पावर चलता था पोलैंड में, और जिस तरह की यूएसएसआर चाहती थी उसी तरीके के काम होते थे पोलैंड में। अगर हम यूएस की बात करें और इराक की बात करें तो इराक में यूएस ने इलेक्शंस कराए थे और वहाँ पर यूएस के मिलिट्री का प्रेजेंस भी था। तो वहाँ पर सरकार तो बनी, लेकिन उसके हाथ में पूरी ताकत नहीं थी, उसके हाथ में पूरी सत्ता नहीं थी, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का ऊपर से दबाव भी था और वो जिस तरह से चाहती थी उस तरह से इराक गवर्नमेंट काम भी करती थी। तो देखिए यहाँ पर जो रियल पावर है वो किसी एक्सटर्नल पावर के हाथ में है, और लॉजिकली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर उन लोगों के हाथ में पावर नहीं है। तो इसको हम रियलिटी में पीपुल्स रूल्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार तो है लेकिन सरकार के पास जब पावर ही नहीं है तो वो किस तरह से पीपुल्स रूल हो गए। तो यहाँ पर एक हमें डेमोक्रेसी का एक फर्स्ट पिक्चर देखने को मिलता है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ पीपल दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो देखिए इसमें एक डेफिनेशन इस पूरे बातचीत से निकलता है कि देखिए डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो कि जनता द्वारा चुने गए हैं। जैसे कि अगर इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो सरकार है उसके हाथ में पावर है कि वो क्या करना चाहती है, किस तरह के पॉलिसी को अपनाना चाहती है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए यूएसए का यहाँ पर दबाव होता, यूएसए का कंट्रोल होता, तो इस तरह के गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते थे। और इसके बाद दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, दूसरा टॉपिक है इसी में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो ये एक तरह का दूसरा फीचर हम यहाँ पर देखेंगे डेमोक्रेसी का। तो अगर हम चाइना की बात करें, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। तो देखिए चाइना में हर एक 5 साल पर एक इलेक्शन होता है कंट्री के पार्लियामेंट को चुनने के लिए, जिसे कि कहा जाता है, ये चाइनीज़ है क्वांगो रेमिन द्वाब्लो दुहाई, सीधा मतलब है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो देखिए जो नेशनल पीपुल कांग्रेस है वो उसको चुनने के लिए हर 5 साल में इलेक्शन होता है, और इसके पास अधिकार होता है कि वो देश के प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं, यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट को। और इसके करीब 3000 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट होते हैं चाइना के डिफरेंट इलाकों से, और कुछ मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट होते हैं आर्मी द्वारा, यानी आर्मी द्वारा भेजे जाते हैं पार्लियामेंट में। इलेक्शंस को कंटेस्ट करने से पहले, यानी कि इलेक्शन में चुनाव लड़ने से पहले जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है कि वो अप्रूव करेगी, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। वही लोग जो कि पार्टी के मेंबर हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, और या फिर दूसरे स्मॉलर पार्टीज़ के जो कि उससे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के मेंबर्स को ये अलाउड था कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकें या फिर चुनाव लड़ सकें, जो कि हुए थे 2002 और 3 में। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और अगर हम वहाँ गवर्नमेंट की बात करें तो चाइना में गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है, कोई दूसरी पार्टी क्या कहते हैं गवर्नमेंट बनाती ही नहीं है। तो इस तरह से आप क्या इस तरह के गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? नहीं। तो सिर्फ चुनाव करा देने से वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो जाती है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। मेक्सिको जो है वो 1930 में आज़ाद हो गया था, इंडिपेंडेंस उसे प्राप्त हो गई थी, और वहाँ पर हर एक 6 साल पर इलेक्शन होता है ताकि प्रेसिडेंट को चुना जा सके। और वहाँ पर जो मेक्सिको है वो कभी भी मिलिट्री या फिर डिक्टेटर रूल के अंदर में नहीं गई है। लेकिन अगर हम 2000 ईस्वी तक बात करें, यानी साल 2000 तक, तो वहाँ पर जो भी इलेक्शंस हुए थे वो सभी इलेक्शंस को जीता था सिर्फ एक पार्टी ने, जिसका नाम था PRI,
यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब पी से इसका नाम क्यों है पता नहीं, इसका नाम उल्टा है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो देखिए यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज थे उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार तो था और वो चुनाव लड़ते भी थे, लेकिन वो आज तक चुनाव जीते ही नहीं थे मेक्सिको में। तो पीआरआई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम थी, क्योंकि वो बहुत तरह के डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। उन सभी लोगों को जो कि गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड थे, उन सभी लोगों को पार्टी के मीटिंग्स अटेंड करने होते थे, और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे वो पेरेंट्स को फोर्स करने के लिए यूज़ करते थे कि देखिए आपको वोट देना है तो किसे देना है, पीआरआई पार्टी को वोट देना है। तो और जो मीडिया थी वो लार्जली इग्नोर करती थी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके एक्टिविटीज़ को, और वो सिर्फ उनको ऐसा दिखाने की कोशिश करती थी कि वो सिर्फ खराब काम कर रहे हैं, वो बुरे काम कर रहे हैं, अच्छे काम वो कर नहीं रहे हैं। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट पर कई बार जो पोलिंग बूथ होते हैं जहाँ पर वोट डाला जाता है उन जगहों को ही चेंज कर दिया जाता था। और इस तरह से ये जो चीज़ें ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कर देती थी, मुश्किल कर देती थी लोगों को वोट देने के लिए। और जो पीआरआई पार्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करती थी कैंपेन में, अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन के लिए। तो क्या इस तरह के इलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो सरकार को बना रहे हैं या फिर सरकार को चुन रहे हैं? यहाँ पर हम सिर्फ उसकी नहीं बात करें, हम मेक्सिको की सिर्फ नहीं बात करें, यहाँ पर हम चाइना की भी बात कर रहे हैं। रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो हम नहीं कह सकते कि इस तरह का चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, या फिर यहाँ पर लोग जो हैं उनके पास ऑप्शन है सरकार बनाने का या फिर सरकार चुनने का। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। चाइना में इलेक्शंस डू नॉट ऑफर पीपुल एनी सीरियस चॉइस। तो चाइना में जो ये ऑफ़र मिलता है यहाँ पर लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा सीरियस चॉइसेस अवेलेबल नहीं है कि वो सरकार बना सके। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। तो यहाँ पर जो चाइना में लोग हैं उन्हें हमेशा एक ही पार्टी को वोट देना होता है, रूलिंग पार्टी को यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को, और वो उन्हीं कैंडिडेट्स में से चुन सकते हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अप्रूव किए गए हैं। तो क्या हम इसे चॉइस कह सकते हैं कि लोगों के पास अधिकार है चुनने का? नहीं। अगर हम मेक्सिकल एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ पर लोगों को दिखता तो है, दिखने में तो लगता है कि वहाँ पर लोगों के पास अधिकार है, लोगों के पास चॉइस है, लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें तो वहाँ पर प्रैक्टिकली वहाँ पर लोगों के पास चॉइस नहीं है। तो मेक्सिको की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा कोई तरीका ही नहीं था जहाँ पर रूलिंग पार्टी जो है वो हार सकती थी या फिर उसे हराया जा सकता था। अगर लोग जो हैं वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ भी हो जाए तो ये एक तरह का फेयर इलेक्शन था ही नहीं जहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो हार जाए। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में एक अपना सेकेंड फीचर जोड़ सकते हैं जिसमें कि होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। तो किसी भी तरह का इलेक्शन कराना सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। तो इलेक्शन जो हैं उनमें लोगों के पास रियलिटी में अधिकार होना चाहिए कि वो अपने पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स को चुन सकें, उनके पास ऑप्शंस खुले होने चाहिए। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ़ दे विश सो। और ये एक तरह का उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने चुने हुए जो लीडर्स हैं उनको अगले चुनाव में वो रिमूव भी कर सकें और दूसरे को सत्ता पर बैठा सकें। अगर इस तरह का ऑप्शन हो तभी हम रियलिटी में कह सकते हैं कि वो एक तरह का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर हम डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर, तीसरा फीचर देखते हैं। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी डेमोक्रेसी एक तरह का डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए जहाँ पर जो अभी सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका हारने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि वो आसानी से जितना चांस एक अपोजिशन पार्टी के हारने का है उतना ही चांस एक रूलिंग पार्टी का भी होना चाहिए, तभी हम उसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन चैप्टर 4। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में हम चैप्टर 4 में विस्तार से पढ़ेंगे।
अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये इमेज है, इस इमेज को चाहे तो आप देख सकते हैं, और इससे कुछ बातें यहाँ जोड़ कर लिखी गई हैं, उसके आप देख लें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं, डेमोक्रेसी के नेक्स्ट फीचर को, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो यहाँ पर यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट फीचर डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी में क्या फीचर होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अगर तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर में। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल था वो जुड़ा हुआ था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ, उसके डिमांड के साथ, यानी कि एक सीमित एज के बाद लोग सभी उस सीमित एज के बाद सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट देयर आर मैनी इंस्टेंसेज डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। देखिए ये जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, वो लगभग सभी जगह एक्सेप्ट किया जा चुका है दुनिया में, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इस तरह के फीचर्स को अलाउ नहीं किया गया है या फिर उनको डिनाई करके रखा गया है इक्वल राइट टू वोट का। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो सऊदी अरबिया का एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। जो इस्टोनिया है वो उस तरह से उसने सिटीजनशिप रूल्स बना कर रखे हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं वो उनके पास बहुत ही मुश्किल से वोट देने का अधिकार उन्हें मिलता है। अगर हम फिजी की बात करें तो वहाँ पर जो इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह से है कि वहाँ के इंडिजेनियस फिजी, यानी कि जो वहाँ का नेटिव रहने वाले लोग हैं, उसके वोट का वैल्यू ज़्यादा होता है जो कि वहाँ पर इंडिया से गया हुआ फिजियन है। तो इस तरह की अगर हम चीज़ें की बात करें तो इसे हम डेमोक्रेटिक में फीचर में नहीं रख सकते, क्योंकि सभी लोगों के पास बराबर वोट देने का अधिकार नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी जो होना चाहिए वो उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए लोगों के बीच में, यानी कि वोट देने के अधिकार जो लोगों के पास प्राप्त हैं उसके बीच में। That gives us the third feature of democracy। इससे हमें थर्ड फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का। In a democracy, each adult citizen must have one vote. Each vote must have one value। तो डेमोक्रेसी में जितने भी एडल्ट हैं, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि एक सीमित एज के बाद सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। सभी लोगों के पास एक वोट होना चाहिए, और सभी का जो वोट है उसका एक बराबर ही वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा फिजी में होता है कि वहाँ पर अगर आप फिजियन है तो वहाँ पर आपके वोट का वैल्यू 1 है, लेकिन अगर आप इंडियन है तो और वहाँ पर जाकर रह रहे हैं तो आपके वोट का 1 0.5 है। इस तरह का होगा तो उसे हम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस तो नहीं कह सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम चैप्टर 4 में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कार्टून आप यहाँ देख लें, कार्टून का बारे में कुछ लिखा गया है उसको भी आप देख लें, ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन और उसके फीचर्स को देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर एक चौथा फीचर है हमारा, वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी रूल से आज़ादी मिली 1980 में, 1980 में। उसके बाद कंट्री को रूल किया जा रहा है एक पार्टी द्वारा जिसका नाम है ZANU-PF। और ये वही पार्टी है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था, जैसे कि इंडिया में कांग्रेस ने लीड किया था फ्रीडम स्ट्रगल को, और बाद में वो इलेक्शन में चुनाव लड़ने आ गई। लेकिन जिम्बाब्वे में वैसा नहीं था। जिम्बाब्वे में जो पार्टी थी ZANU-PF, वो इस जिम्बाब्वे को रूल करने लगी। उसका जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, वो कंट्री को रूल कर रहा है जब से वो कंट्री आज़ाद हुआ है। वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं लगातार, लेकिन जो इलेक्शन है वो हमेशा जीता जाता है किसके द्वारा, इसी पार्टी के द्वारा, ZANU-PF पार्टी के द्वारा। और इसके बाद जो प्रेसिडेंट मुगाबे है वो पॉपुलर है, लेकिन वो चुनाव में अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ करता है चुनाव जीतने के लिए। पिछले कुछ सालों में उसकी जो गवर्नमेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है ताकि वो प्रेसिडेंट के पावर को इंक्रीज़ कर सके, प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ा सके और उसे लेस अकाउंटेबल बना सके, यानी वो आसानी से बिना किसी को जवाब दिए, बिना किसी जवाबदेही के कोई भी काम कर सकता है।
और जो अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा हरास किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है और उनके मीटिंग को डिस्टर्ब यानी छेड़छाड़ की जाती है, मीटिंग होने नहीं दिया जाता, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जो पब्लिक प्रोटेस्ट है और डेमोन्स्ट्रेशन गवर्नमेंट के खिलाफ, उसे इलीगल घोषित करके रखा गया है। यानी आप अगर वहाँ पर रहते हैं तो आप सरकार के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉ डेट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, यानी वहाँ पर यह भी कानून है कि आप प्रेसिडेंट को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कुछ बातें बोल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर बोल नहीं सकते। और इसके अलावा जो टेलीविज़न है, रेडियो है, इन सभी को कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, और वो सिर्फ रूलिंग पार्टी के बातों को कहती है, यानी उसके विरोधी पार्टी के बातों को दिखाती नहीं है, कहती नहीं है। जैसा सरकार चाहती है वैसा वो बात करती है। तो इस तरह की परेशानियां हैं कहाँ पे, जिम्बाब्वे में। तो देखिए इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन उन जर्नलिस्ट को गवर्नमेंट जो है वो परेशान करती है, हरास करती है, जो कि सरकार के खिलाफ बातें करते हैं या फिर सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ की जो सरकार है उसने कोर्ट के जजमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया, बहुत सारे जजमेंट को। और इसके अलावा सरकार ने जजेस को भी प्रेशराइज किया है ताकि वो सरकार के समर्थन में ही फैसले दें। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो देखिए ये एग्जाम्पल, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल ये बताता है कि किसी भी रूलर का जो पॉपुलरिज्म है, यानी वो कितना पॉपुलर है, ये एक तरह का अच्छी चीज़ है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। पॉपुलर लीडर्स जो होते हैं वो ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। इफ़ यू विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी को एसेस करना चाहते हैं तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इलेक्शन के ऊपर ध्यान दें कि इलेक्शन किस तरह से हो रहा है। बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन के बाद और इलेक्शंस के तरीके को संभाल कर रखना ये भी एक तरह का इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी डेमोक्रेसी के ऊपर इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन एंड इन पीरियड बिफोर इलेक्शंस। तो देखिए यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए लोगों के लिए ताकि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर सकें, सरकार का विरोध कर सकें, अपोजिशन कर सकें इलेक्शंस के कुछ समय पहले या फिर इलेक्शन के बाद, इस तरह के समय में जहां जिस समय की इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और कोई भी एक पार्टी है जो कि सत्ता में मौजूद है। इलेक्शन दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार जो है, यानी कि जो देश है या फिर कोई भी सरकार, वो सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को रिस्पेक्ट करे। दे शुड बी फ्री टू थिंक, लोगों को ये आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो फ्री होकर सोच सकें, अपने ओपिनियंस बना सकें और अपने ओपिनियंस को फ्रीली पब्लिक में एक्सप्रेस कर सकें और एसोसिएशंस बना सकें, प्रोटेस्ट कर सकें और दूसरे पॉलिटिकल एक्शंस वो कर सकें। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, और सभी लोग जो हैं उन्हें कानून के नज़र में बराबर होना चाहिए। दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट, मैं इसे नीचे कर देता हूँ, बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यानी कि देखिए इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए जो कि सरकार के खिलाफ भी फैसला ले सके और लोगों के समर्थन में फैसला ले सके, और इसके ऑर्डर्स को सभी द्वारा पालन किया जाए, यानी सरकार द्वारा भी, लोगों द्वारा भी, रूलिंग पार्टी द्वारा भी और अपोजिशन पार्टी द्वारा भी। तो इन सभी राइट्स के बारे में हम चैप्टर 6 में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जो अप्लाई होने चाहिए सरकारों के ऊपर, वो किस तरह से काम करती हैं इलेक्शंस के खत्म होने के बाद। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वाट एवर इट लाइक्स। तो देखिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो चाहे वो नहीं कर सकती है, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन द इलेक्शन, क्योंकि उसने इलेक्शन जीत लिया इसलिए वो जो चाहेगी वो कर सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उसे कुछ जो बेसिक रूल्स देश में बनाए गए हैं उनको फॉलो करना
होना चाहिए। इन पार्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, जैसे कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कुछ गारंटीज़ देने चाहिए, यानी उनको हरास नहीं किया जाएगा, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। अगर सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है या कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है तो उसे बहुत लोगों से बातचीत करके, डिस्कशन करके ही फैसला करना चाहिए। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो जितने भी ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं उन सभी को कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा और कानून द्वारा। ईच ऑफ दीज इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली टू पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। तो ये सभी जो इन्हें अकाउंटेबल होना चाहिए सिर्फ लोगों के लिए भी नहीं, दूसरे इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए भी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर 5 में डिटेल से पढ़ेंगे। बोथ दिस एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी का फोर्थ एंड फाइनल फीचर यहाँ पर समझ में आता है और वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा रूल करती है अपने लिमिट में, जो कि सेट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा और सिटीजन्स के लॉ द्वारा। यानी वो सिटीजन्स के राइट्स में से छेड़छाड़ नहीं करेगी, उन्हें किसी तरह का हरास नहीं करेगी, किसी तरह से परेशान नहीं करेगी। तो आइए इन सभी चीज़ों के एक समरी को हम देख लेते हैं। लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। वी हैव स्टार्टेड विद सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन के साथ हमने शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा था डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। और हमने बाद में पाया कि ये डेफिनेशन उतना काफ़ी नहीं है जब तक हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन न करें उसके कीवर्ड्स को। और यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स को देखा इन सभी फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी एक तरह का फॉर्म, गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें कि जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जो रूलर्स इलेक्ट किए गए हैं लोगों द्वारा, उनके द्वारा ही मेजर डिसीजंस लेने चाहिए किसी भी देश के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में लोग अगर इलेक्ट करते हैं किसी भी सरकार को, तो वो सरकार ये सभी फैसले ले कि उसे क्या करना है, न कि कोई अमेरिका की गवर्नमेंट या फिर रशिया की गवर्नमेंट या फिर कहीं और की गवर्नमेंट। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल ऑफ चेंज द करेंट रूलर्स। और जो इलेक्शंस हैं उनमें लोगों को ये चॉइस मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक फेयर अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि लोग करेंट रूलर्स को आसानी से चेंज कर सकें। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जितना चांस एक अपोजिशन पार्टी वाले कैंडिडेट को हारने का है, उतना ही चांस होना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट है वो भी हार जाए। और दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल ऑफ द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। और जितने भी लोग हैं एक देश में रहने वाले, उन सभी को ये चॉइस और अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो वोट दे सकें और इन सभी चीज़ों को में पार्टिसिपेट कर सकें इक्वल बेसिस के ऊपर। यानी कि हम जैसे बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए एक देश के अंदर, और जो वोट का वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। तो देखिए गवर्नमेंट जो बनी, अगर गवर्नमेंट कोई बनती है इलेक्शन के बाद, तो उस गवर्नमेंट को काम करना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नियम कानून तय किए गए हैं या फिर सिटीजन्स के जो राइट हैं उन सभी से छेड़छाड़ ना करते हुए उसके लिमिट के अंदर में अगर काम करे तो ये अच्छी बात है। और इसी तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम भी करती है। तो यहाँ पर हमने कुछ फीचर्स देखे, डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स, और इसके बाद हमारा टॉपिक नंबर है टॉपिक नंबर 2.3। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 2.3, वाई डेमोक्रेसी। आखिर हम डेमोक्रेसी की ओर क्यों झुकते हैं और हमें डेमोक्रेसी क्यों पसंद है, या फिर हमें डेमोक्रेसी की ओर क्यों जाना चाहिए। तो देखिए जो मैडम लॉन्गजोक थी, उनके क्लास में एक आर्गूमेंट छिड़ गया और उन्होंने जो प्रीवियस सेक्शन था यानी पीछे का सेक्शन था उसे पढ़ाकर कंप्लीट किया, और उसके बाद डेमोक्रेसी क्या होता है और उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, और डेमोक्रेसी के बारे क्या डेमोक्रेसी जो है उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनमें से बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ कहना था। तो उनके बीच में डिबेट हो रही थी डेमोक्रेसी के मेरिट्स को लेकर कि डेमोक्रेसी क्या है, क्यों होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिस्कशन है, आप चाहे तो इसे पढ़ लें, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो आपको ये डिस्कशन पूरा समझ में आएगा, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस डिस्कशन को आप पढ़ लें आगे कंटिन्यू करने से पहले, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, काफ़ी अच्छा डिस्कशन है। सॉरी, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अच्छा डिस्कशन है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उससे। तो ये देखिए जो ऊपर डिस्कशन हुआ तो उसको मैडम जो है वो सुन रही थी और डिस्कशन को काफ़ी इंटरेस्ट से सुन रही थी। और इसके बाद उन्होंने स्टेप इन किया, यानी बातचीत में वो आई और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही डिलाइटेड हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं, काफ़ी पैशनेटली आर्ग्यू कर रहे हैं। तो मैं नहीं जानती कि कौन सही है और कौन गलत है, ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। लेकिन मुझे लगा कि आपको अपने मन की बात आप कर रहे थे और अपनी मन की बात आप कहना चाह रहे थे। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राई टू स्टॉप यू और इफ़ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट। अगर आपको बहुत बुरा लगता अगर आपको कोई रोकता, आप जो बोलना चाहते हैं उसको बोलने से कोई रोकता, या फिर आपको पनिश किया जाता कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो क्या आप ऐसा करने में एबल होते जहाँ पर डेमोक्रेसी अवेलेबल नहीं है? इज़ दैट अ गुड आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये आर्गूमेंट सही है? तो सिंपली बात यही मैम कह रही थी कि देखिए आपने डेमोक्रेसी की इतनी बुराई की या फिर आपने ऑटोक्रेटिक सिस्टम को अच्छा कहा, तो क्या आप ऐसी बातचीत, यानी कि वहाँ के जो पॉसिबल सिनेरियो है उसके खिलाफ बातचीत आप ऐसे कंट्री में कर सकते हैं जहाँ पर ऑटोक्रेसी है या फिर जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना में जाएं तो आप चाइना के गवर्नमेंट को आप कंडेम नहीं कर सकते, उसकी बुराई नहीं कर सकते। जिम्बाब्वे में आपने एग्जाम्पल देखा, मैक्सिको का एग्जाम्पल देखा, तो वहाँ पर आप सिंपली वहाँ के प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नमेंट को कंडेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इंडिया में चाहें तो आप इंडिया के गवर्नमेंट को जितना भी गाली देना चाहें गाली दे सकते हैं, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल है डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, हमारा जो गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्गूमेंट है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं उन सभी आर्गूमेंट्स को आइए हम देखते हैं। टॉपिक है हमारा आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दिस आर्गूमेंट्स। तो देखिए ये जो कन्वर्सेशन हुआ ऊपर, उसमें बहुत सारे आर्गूमेंट्स ऐसे थे जिनको हम जनरली सुनते हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ आर्गूमेंट्स के रूप में। जैसे कि आप अपने आसपास बातचीत करेंगे तो आपको डेमोक्रेसी के खिलाफ जो लोग बात करते हैं उनके मुंह से आपको ये सभी बातें सुनने को मिल जाएंगी। जैसे पहला बात है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो देखिए डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए जो स्टेबिलिटी है वो सरकार की नहीं बनी रहती है। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलता है। इसके बाद दूसरा, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो देखिए डेमोक्रेसी जो है ना, वो डेमोक्रेसी सिर्फ उसमें जो पार्टीज़ हैं वो सिर्फ पावर में आने के लिए कंपटीशन करती रहती हैं और एक दूसरे को कंडेम करती रहती हैं, दूसरे का बुराई करती रहती हैं, और वहाँ पर कोई मोरालिटी का स्कोप बच ही नहीं जाता है। और इसके बाद, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी डैट इट लीड्स टू डिले। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी होती है, बहुत सारे लोगों को मनाना होता है, और इस चीज़ की वजह से जो कोई डिसीजन मान लीजिए लेना है तो उसमें डिले होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ दिए जाते हैं। और इसके बाद भी जैसे, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। तो देखिए इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो रियलिटी में उन्हें पता नहीं होता कि जो लोगों जो हैं वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह से चाहते हैं, और ये एक तरह का बैड डिसीजन वो लेते हैं। इसके बाद, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो देखिए डेमोक्रेसी जो है वो करप्शन की ओर झुकाव बनाती है, डेमोक्रेसी करप्शन की ओर झुकती है क्योंकि वो इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड है। इसके बाद, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। डेमोक्रेसी के खिलाफ एक और दिया जाता है रीज़न कि देखिए जो आम लोग होते हैं उन्हें पता नहीं है रियलिटी में कि उनके लिए अच्छा क्या है, और इसलिए उन्हें अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो फैसला लें।
तो देखिए, आर देयर सम अदर आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी डेट यू कैन थिंक ऑफ। तो इन सभी आर्गूमेंट्स के अलावा आपके दिमाग में कोई ऐसा आर्गूमेंट आता है जो कि आपको लगता है डेमोक्रेसी के खिलाफ हो सकता है, या फिर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो तो विच ऑफ दीज आर्गूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी जो बातें हैं ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डेमोक्रेसी के ऊपर अप्लाई होती हैं, ये दूसरे जगहों पर भी अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेसी पर मेनली अप्लाई होती हैं। विच ऑफ दिस कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ दिस डू यू एग्री विथ। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ समझा देना चाहता हूँ। देखिए, ये सभी आर्गूमेंट्स तो हैं कि ये बात सही है कि हो सकता है इस तरह के प्रॉब्लम्स एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में आए, लेकिन ये सभी चीज़ें एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट में भी आ सकती हैं और आती हैं, ज़्यादातर आती हैं। तो जहाँ पर बात आती है मिसयूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें हो सकती हैं और ये डेमोक्रेसी में कुछ कम होता है। लेकिन अगर हम ऑटोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और इनमें से कौन कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनसे आप एग्री करते हैं, ये भी आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। तो देखिए, यहाँ पर साफ कहा गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो मैजिकल सॉल्यूशंस नहीं है सभी प्रॉब्लम्स के लिए। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम पॉवर्टी की बात करें, जो बेसिक प्रॉब्लम है किसी भी सोसाइटी के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए, उसको आज तक हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म नहीं करने पाई है और वर्ल्ड के दूसरी जगहों पर भी खत्म नहीं करने पाई है। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। तो डेमोक्रेसी सिर्फ ये इंश्योर करती है कि जो लोग हैं वो अपने फैसले लेने में सक्षम हो। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। तो डेमोक्रेसी ये क्या कहते हैं, तय नहीं करती कि उनकी जो डिसीजन होंगे वो हमेशा सही होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग जो हैं वो गलती कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो देखिए, जो लोग डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में डिलेज में भी डिलेज को भी बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। ये भी बात सही है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लीडरशिप में हर कुछ सालों में बदलाव हो जाता है। जैसे इस साल ये पार्टी रूल करी थी, अगले चुनाव के बाद वो पार्टी रूल करेगी और उसके अगले चुनाव के बाद दूसरी पार्टी रूल करेगी। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक अ बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी बड़ी है और ये कई सारे डिसीजंस को रोक देती है या फिर उनमें बदलाव कर देती है और इस वजह से जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी जो आर्गुमेंट्स यहाँ पर दिखाए, दीज आर्गुमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आइडियल गवर्नमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। बट दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो ये रियलिटी में क्वेश्चंस हैं ही नहीं। तो रियल क्वेश्चन ये है कि हम फेस करते हैं जो क्वेश्चन वो अलग है। क्या डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है जो कि हमारे पास ऑप्शन हैं चुनने के लिए। तो यहाँ पर ये बात आता है कि डेमोक्रेसी वर्सेज नॉन डेमोक्रेसी का हमारे कंपैरिजन करना है। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी हो सकता है कि सबसे अच्छा बेस्ट ना हो, लेकिन वो दूसरे जो ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल उनसे बेहतर है। हमारे पास ऑप्शन है, जैसे हम मोनार्की को बैठा दें तो उससे हमारा डेमोक्रेसी बेटर है। अगर हम कम्युनिस्ट रूल को बैठा दें तो उससे हमारा डेमोक्रेसी बेटर है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे वैसे आर्गुमेंट्स की जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और डेमोक्रेसी के फेवर में है। तो यहाँ पर हम चाइना का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए, चाइना में आप जानते हैं कम्युनिस्ट रूल है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में फेमिन आया था 1958-1961 के दौरान, यानी कि सूखा आया था और उस समय में इंडिया में भी आया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ चाइना में आया था। और लेकिन वहाँ पर बात यह है कि चाइना का फेमिन दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का फेमिन माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर उस फेमिन में यानी करीब 2 से 3 साल में वहाँ पर 3 करोड़ लोग मारे गए थे। 3 करोड़, यहाँ पर 1, 2 हज़ार, 10 हज़ार, लाख की हम नहीं बात करें, 3 करोड़ लोग मारे गए थे। और उस समय भी इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ऐसा नहीं था कि चाइना से बहुत बेहतर था, बल्कि ख़राब ही थी। लेकिन
चाइना और इंडिया में सिर्फ एक फ़र्क था कि चाइना में डेमोक्रेसी थी और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं थी। और इंडिया में भी उस समय भी सूखा की मार आई थी, लेकिन यहाँ पर लोगों को उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट जो है उनका मानना यह है कि जो इंडिया में लोगों की मृत्यु नहीं हुई या फिर लोगों को उतनी परेशानी नहीं हुई, उसका सिर्फ रीज़न था कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई थी दोनों सरकारों द्वारा, और जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म था वो भी एक बड़ा रीज़न था। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी थी, लेकिन चाइना में अगर हम बात करें तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। तो इंडिया में डेमोक्रेसी होने का फ़ायदा ये हुआ कि इंडियन सोसाइटी जो डिमांड कर रही थी, जैसे फूड की कमी हो गई थी, फूड स्कार्सिटी हो गई थी, उसको फुलफिल करने में इंडियन गवर्नमेंट जुट गई और उसको अच्छी तरह से वो फुलफिल कर पाई। लेकिन अगर हम चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर तो पब्लिक से कोई फीडबैक आता ही नहीं था कि पब्लिक क्या डिमांड कर रही है, पब्लिक क्या चाहती है, उसे क्या चाहिए, इस तरह का कोई सुविधा नहीं था और उसका कोई ऑप्शन भी नहीं था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो वहाँ पर अगर डेमोक्रेसी होती चाइना में तो इतनी बड़ी फैमिन होने के चांसेस नहीं थे। They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि देखिए जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इस तरह का फैमिन नहीं आया है, इस तरह की कोई परेशानी नहीं आई है, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हुई हैं। अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम होता और अपोजिशन पार्टी होती और जो जितने भी प्रेस हैं, जैसे कि अखबारें हैं, न्यूज़पेपर्स हैं या फिर आपके जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको ये फ्री होता कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट को गालियाँ दे सकते हैं, तो इस तरह से सरकार पर के ऊपर दबाव बनता और सरकार को लोगों की बातें सुननी पड़ती और लोगों के ऊपर ध्यान देना पड़ता, और इसका रिजल्ट ये होता कि 3 करोड़ लोगों की मृत्यु नहीं होती चाइना में फैमिन की वजह से। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे सामने लाता है एक सबसे बड़ा रीज़न कि हमें डेमोक्रेसी को क्यों चुनना चाहिए और डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है क्योंकि वो पब्लिक के नीड को रिस्पॉन्ड करती है, पब्लिक क्या चाहती है, उसे क्या चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो अपने पॉलिसीज़ बनाती है और उनके डिमांड को पूरा करती है। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में and can respond to people needs, but it all depends on the wishes of the people who rule। तो देखिए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक की बातों को सुनती ही नहीं है, लेकिन वो रिप्लाई कर सकती है, सुन सकती है और रिस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन तभी जब वो चाहती है। यानी वहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो चाहे कि लोग अगर भूखे मर रहे हैं तो उनको खाना खिलाना है, तब अगर वो उनका मन किया कि नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा तो वो नहीं खिलाएंगे, बात खत्म है। उनको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, उनको कुछ कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है और उनको कोई पावर से रिमूव कर भी नहीं सकता है। अगर रूलर जो हैं वो चाहते हैं कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँ पब्लिक के डिमांड के ऊपर, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एक इलाका है जहाँ पर इरिगेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है, वहाँ लोग अगर डिमांड करते हैं कि यहाँ पर डैम बनना चाहिए, तो चाइना में ये हो सकता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं डैम बनाएंगे। लेकिन इंडिया में सरकार के ऊपर दबाव बनेगा क्योंकि उसे कुछ सालों के बाद लोगों से वोट लेने के लिए जाना है फिर से। तो इसलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक से ज़्यादा बेहतर है। They don't have to act according to wishes of the people. A democracy requires that the ruler have to attend to need of the people। तो डेमोक्रेसी में हमेशा ये रिक्वायर्ड है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के नीड को ध्यान दे, लोगों के नीड को पूरा करे, तभी वो सरकार में रह सकती है, नहीं तो अगले चुनाव में लोग उसे हटा देंगे। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि वो लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मुकाबले। क्योंकि अगर चाइना में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसे कोई जवाब नहीं देना किसी को, लेकिन इंडिया में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि अगर आप करप्शन की बात करें, कुछ सालों पहले करप्शन हुआ था, AG 2G इस तरह का बहुत सारा करप्शन हुआ था, तो सरकार को जो पार्टी रूल कर रही थी उस पार्टी को सरकार से हटना पड़ा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों ने उस बात को पसंद नहीं किया। लेकिन अगर हम देखें चाइना में या फिर किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, करप्शन होता है, तो वहाँ पर सरकार चाहे तो सज़ा देगी उस व्यक्ति को या फिर सज़ा नहीं देगी, ये सरकार के ऊपर है। लोग अगर उस बात को पसंद नहीं भी करते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर।
तब हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज अनदर रीजन वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उसके अलावा भी रीजन है कि आखिर डेमोक्रेसी जो है वो अच्छा डिसीजन क्यों लेती है दूसरे गवर्नमेंट के मुकाबले। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। जो डेमोक्रेसी है उसमें कंसल्टेशन किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, लोगों के साथ बातचीत की जाती है, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। कोई भी डेमोक्रेटिक फैसला होता है, डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, बहुत तरह के डिस्कशंस होते हैं और बहुत तरह के मीटिंग्स होते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में जब लोग अपने साथ मिलकर कोई फैसला लेते हैं या फिर साथ मिलकर किसी भी चीज़ पर डिस्कस करते हैं, तो ये पॉसिबल होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स को बाहर निकाल सके उस डिसीज़न के अंदर से। अगर कोई डिसीज़न में कुछ बातें गलत हैं तो उस गलती को वो सुधार सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये काम करने में टाइम तो लगता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है उसके ऊपर टाइम लेकर अच्छी तरीके से उससे इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि लोगों को आगे चलकर परेशानी ना हो। तो ये एक तरह का चांस रिड्यूस करता है कि किसी भी तरह का इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन किसी भी गवर्नमेंट में ना लिया जाए। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी किसी भी डिसीजन लेने का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में डेमोक्रेसी मदद करती है। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गूमेंट। ये तीसरे आर्गूमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी हमें एक तरीका प्रोवाइड कराती है जिसमें कि डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से हम उस तरह के प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। तो अगर हम इसको हम समझते हैं अच्छी तरह से, अगर हम किसी सोसाइटी की बात करें तो किसी भी सोसाइटी में लोग जो है उनके बीच में डिफरेंसेस होना लाजमी है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, और ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में सोशल डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो लोग जो हैं वो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, और उनके अलग अलग कास्ट भी हैं, और उनका जो व्यू है वर्ल्ड के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और उनके जो प्रेफरेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई किसी भी धर्म को फॉलो करता है, कोई दूसरे धर्म को फॉलो करता है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। जो उनके प्रेफरेंसेस होते हैं, एक ग्रुप का जो प्रेफरेंस है वो क्लैश कर सकता है दूसरे ग्रुप के लिए। और तो आखिर हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए ब्रूटल पावर का यूज़ किया जा सकता है, यानी जो ग्रुप जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा वो रूल करेगा, यानी उसके बात को माना जाएगा, और जो कमज़ोर होगा उसके बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो फैसला होगा इसमें रिसेंटमेंट रह जाएगा लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में नाखुशी रह जाएगी। अलग अलग ग्रुप जो है वो एक साथ रहने में इस तरह से पॉसिबल नहीं होंगे, वो एक साथ नहीं रह पाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ। और जो डेमोक्रेसी है वो वही एकमात्र जरिया है जिसमें हम पीसफुल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स में से। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता और कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता। अलग अलग ग्रुप जो हैं वो आसानी से एक दूसरे के साथ पीसफुली रह सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम बातचीत के जरिए किसी भी प्रॉब्लम का फैसला लेते हैं। मेरा मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, और डेमोक्रेसी ही एक रीज़न है जिसके वजह से इंडिया के सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम ऑटोक्रेसी इंडिया में इम्प्लीमेंट आज कर दें तो आज इंडिया एक साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, वो अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, तो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहेंगे। दीज थ्री आर्गूमेंट्स वेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। तो यहाँ पर हमने 3 आर्गूमेंट्स देखे जो कि डेमोक्रेसी के इफ़ेक्ट को बताते हैं कि आखिर गवर्नमेंट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और सोशल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट है जिसके लिए डेमोक्रेसी, but the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government, it is about what democracy does to the citizens। तो देखिए सबसे बड़ा जो आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट ये है कि गवर्नमेंट जो है
अरे सॉरी, डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट के लिए उतना, सॉरी मैंने इस लाइन को गलत पढ़ दिया। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट इसलिए नहीं है कि वो सरकार के लिए क्या करती है, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट है कि वो सिटीजन्स के लिए क्या करती है। Even if democracy does not bring any better decisions and accountable government, it is still better than democracy, better than other forms of government. तो हो सकता है कि जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन ना ला पाए और अकाउंटेबल गवर्नमेंट ना बना पाए, लेकिन ये दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो सिटीजन्स होते हैं उनके डिग्निटी को बढ़ाती है। एज वी डिस्कस्ड एबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी जो बेस्ड है वो पूरी तरह से बेस्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर, ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्रोटेस्ट एंड लिस्ट एजुकेटेड हैड द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। तो देखिए, अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में अगर कोई गरीब आदमी है उसका सेम स्टेटस है किसी भी अमीर आदमी या फिर कोई बिलियनियर है उसके मुकाबले। यानी दोनों का जो लेवल होगा एक डेमोक्रेसी में बराबर होगा। एक बिलियनियर को भी सिंगल वोट का अधिकार है, एक गरीब आदमी को भी सिंगल वोट का अधिकार है। पीपुल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर। जो लोग हैं वो रूलर के लिए काम नहीं करते या फिर रूलर उनका मालिक नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वह जनता होती है, यानी कि जनता ही खुद रूलर्स बनाते हैं या फिर रूलर्स को नष्ट करते हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक, अगर वो मिस्टेक कर भी देते हैं, यानी कि जैसे कि डेमोक्रेसी में चांसेस है कि पब्लिक जो है वो वोट देने में मिस्टेक कर दे, तो इसका सीधा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जनता के ऊपर होगी कि वही जो पब्लिक थी उसी ने इस आदमी को सत्ता में बैठाया था और इस आदमी ने गलती की थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं होगी, पब्लिक की होगी, जनता की होगी। Finally, democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake. तो देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर इसलिए भी है क्योंकि ये हमें मौका देती है कि हम अपने पुराने गलतियों को सुधार सकें। As we saw above, there is no guarantee that mistake cannot be made in democracy. तो ऊपर जिस तरह से हमने देखा तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में हम मिस्टेक कर ही नहीं सकते या फिर डेमोक्रेसी में मिस्टेक हो ही नहीं सकता। सरकार का किसी भी फॉर्म, यानी हम डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की किसी भी फॉर्म की बात करें तो वो ये गारंटी नहीं दे सकती कि वहाँ पर कोई मिस्टेक होगा ही नहीं। डेमोक्रेसी में एडवांटेज हमें यह है कि इस तरह के मिस्टेक्स को ज़्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता और लोगों के बीच में ये बात कभी ना कभी आएगी और पब्लिक डिस्कशन इस मिस्टेक्स पर होगा और लोगों के पास ये चांस है कि वो इस तरह के मिस्टेक्स को करेक्ट कर सके। अगर कोई व्यक्ति मिस्टेक करता है गवर्नमेंट में रहते हुए तो उसे वो रिमूव कर सकते हैं और दूसरी सरकार ला सकते हैं जो कि इन मिस्टेक्स को सुधारने का काम करे। और रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, और डिसीजन रूलर जो हैं उन्हें जनता के अनुसार अपने डिसीजंस को चेंज करने होते हैं अगर जनता ज़्यादा विरोध कर रही है तो। और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड, और अगर डिसीजन चेंज नहीं करते हैं तो रूलर्स को ही जनता चेंज कर सकती है। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इस तरह की चीज़ें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकती। अगर हम चाइना की बात करें या फिर दूसरी जगह की बात करें जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर अगर लोग नाखुश है किसी भी फैसले से तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर वो किसी तरह का विरोध करते हैं तो वहाँ की सरकार इस तरह के विरोध को दबा देगी और लोगों को हरास करेगी, जेल में डाल देगी। अगर हम इसको सभी को एक साथ मिला दें, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। तो अगर हम एक साथ मिलाकर देखें तो डेमोक्रेसी एक तरह का ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि हमें सब चीज़ दे सकता है और सभी तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं है। लेकिन ये जो है ये दूसरे जो हमारे पास ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन, यानी ये अच्छे फैसले लेने का ज़्यादा चांस देता है मुकाबले जो कि हमारे नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके मुकाबले। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज एंड अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये पीपल्स के जो विशेज है या फिर उनके जो डिसीजन उनको रिस्पेक्ट करता है और अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ रहने में मदद करता है और उनको हेल्प करता है। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स एंड ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। अगर वो फेल भी कर जाता है इनमें से कुछ चीज़ों को करने के लिए तो ये डेमोक्रेसी में एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम अपने गलतियों को सुधार सकते हैं और जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास एक डिग्निटी होती है कि हाँ
मैं मालिक हूँ, मैंने इस सरकार को चुना था, अगले बार मैं इस सरकार को नहीं चुनूंगा जिसने अच्छी तरह से काम नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दिस इज़ वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस वजह से जो डेमोक्रेसी है उसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है या फिर माना जाता है। तो यहाँ पर ये कार्टून दिया गया, आप इस कार्टून को देख लें। इस कार्टून में कुछ बातें समझाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.4 ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। टॉपिक नंबर 2.4 में हम पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के और क्या, अगर हम विस्तार से सोचें डेमोक्रेसी के बारे में तो डेमोक्रेसी के क्या मीनिंग्स निकलते हैं और किस तरह से हम डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में अब तक हमने डेमोक्रेसी के मीनिंग को कंसिडर किया और उसे डिस्क्राइब किया एक बहुत ही लिमिटेड सेंस में, यानी उसको बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही एकदम ध्यानपूर्वक हमने उसे डिस्क्राइब किया। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने डेमोक्रेसी को एक गवर्नमेंट के फॉर्म के रूप में समझा है। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। तो देखिए ये जो तरीका है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का, जिस तरह से हमने पीछे वीडियोस में डेमोक्रेसी को समझा है, डेमोक्रेसी के फीचर्स देखे हैं, बताए हैं मैंने, तो वो जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का डेमोक्रेसी, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमें दे देता है कि अगर ये चीज़ डेमोक्रेसी में अवेलेबल है किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी है। अगर उसमें से कोई फीचर भी नहीं है तो वो जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। The most common form that democracy takes in our times is that of representative democracy। तो देखिए जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे समय में वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या, कि देखिए जिस तरह से हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं हमारे स्टेट असेंबली के लिए या फिर सेंट्रल पार्लियामेंट के लिए, वही हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर एक लीडर आता है जिसको लोग चुनते हैं और वो जाकर अपने इलाके को रिप्रेजेंट करता है एक जगह पर, तो वो हो गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेज। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 8 में, क्लास 7 में। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। तो देखिए जहाँ पर डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी लोग रूल करते हैं। अ मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। देखिए सभी लोग के बदले में कुछ लोग होते हैं जो कि फैसला लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो आबादी 1.3 बिलियन है, तो अगर इंडिया में सभी लोग फैसला लेने लगे तो किस तरह से कोई भी काम हम कर पाएंगे? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे सभी लोगों के बदले में कुछ लोग होते हैं जो कि फैसला लेते हैं, जिन्हें कि हम पार्लियामेंट MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। ये सभी लोग हमारे लिए फैसला लेते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग खुद से हर डिसीजन पर अपनी बात रखें और अपनी बातों को कहें। तो इसलिए कुछ डिफिनेट लोग सभी लोगों के बदले में फैसला लेते हैं और क्या सही है क्या गलत ये तय करते हैं। Even the majority does not rule directly. The majority of people rule through their elected representative. तो देखिए एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेजोरिटी जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है किसी देश के जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो डायरेक्टली रूल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर उनके लिए फैसला ले रहा है उसको तो उन्हीं लोगों ने चुनकर भेजा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सांसद की बात करें जिसको आपने अपने इलाके से चुनकर भेजा है, तो वो आप अगर चाहें तो उसे अगले चुनाव में हटा भी सकते हैं। तो एक तरीके से वो वही काम करेगा जो आप चाहते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वही रूल करते हैं, और ये बहुत ही नेसेसरी बन जाता है, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। तो देखिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज अगर आप मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें, जैसे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आपको 1.3 बिलियन लोग हैं। USA की बात करें तो वहाँ करीब 33 करोड़ आबादी है करीब USA की। तो आप सोच सकते हैं कि इतने लोगों को एक साथ बैठकर या फिर किसी भी तरीके का फैसला लेना इनके लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें कि हमें कम से कम परेशानी हो किसी भी काम को करने में या फिर किसी भी फैसले लेने में, और हम जनता की आवाज़ को भी सुन सके, जनता
क्या चाहती है उनको भी पूरा कर सके। तो इसके लिए जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये सबसे अच्छा है, क्योंकि एक जो लीडर चुन कर आता है किसी भी डिफरेंट इलाके से, तो वो उस इलाके के लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि उस इलाके के लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, इन सभी चीज़ों को। तो इस तरीके से हम सभी लोगों के मर्जी के अनुसार सरकार चला सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सही काम नहीं करता है, जहाँ उस इलाके के लोग जो चाहते हैं उस तरीके से काम नहीं करता, तो अगले बार उसे रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी सरकार फैसला लेती है उसमें सभी लोगों की मर्जी होती है, सभी लोग का उसमें योगदान होता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है बहुत ही ज़रूरी है। इवन इफ दे हैड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। तो यहाँ एक और बात है कि अगर देखिए हम ऐसा सिस्टम बना भी दें जहाँ पर देश के सारे लोग एक साथ बैठ कर और डिस्कशन करने लगे और फैसले लेने लगे सरकार के लिए, तो क्या देश के सभी लोगों के पास इतना समय है कि वो हर मुद्दे पर बैठकर बात करें और डिस्कशन लें और देश के लिए फैसला लें? नहीं है। दूसरा बात है कि देखिए लोगों को उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, आपको भी इंटरेस्ट नहीं है कि सरकार अभी चाइना के साथ क्या करने वाली है, या फिर वो किसी युगांडा अफ्रीका में एक देश है वह उसके साथ वो क्या डील करेगी, आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। उसके बाद आपको ये पता भी नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से काम करते हैं, देश की इकनॉमी किस तरह से चलती है। तो इस वजह से हम इस चीज़ को अगर लागू करना भी चाहें तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इसलिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पर कम से कम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मर्जी के अनुसार फैसला लिया जा सके। तो देखिए ये जो है ये हमें एक क्लियर मिनिमल अंडरस्टैंडिंग दे देता है डेमोक्रेसी का। दिस क्लियरली हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखी और ये सभी बातें जो यहाँ पर हमने की, तो ये हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता है डेमोक्रेसी के बारे में, और हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी जो सिस्टम है, किसी देश में जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम है। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। तो देखिए ये जो बेसिक फीचर है, ये तो ऐसा भी हो सकता है कि एक डेमोक्रेसी अच्छी हो लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ना हो, क्योंकि उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं। तो ये तरीका हमें डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस करने में या फिर डिस्टिंग्विश करने में हमें क्या कहते हैं, हमें हेल्प नहीं करता है। इट डज़ नॉट। अब आगे बढ़ते हैं। It does not allow us to see the operation of the democracy beyond government। तो देखिए ये जो हमें सरकार के लिमिट लेवल तक तो दिखती है, उसके पीछे क्या हो रहा है बैकग्राउंड में वो सभी हमें देखने को नहीं मिलता है। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को समझना चाहिए, यानी उसको विस्तार से डेमोक्रेसी को समझना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक कार्टून दिया गया है, इस कार्टून को आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि बहुत सारे लीडर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं, और इन सभी लीडर्स की तस्वीरें, और यहाँ पर एक टीवी चल रहा है जहाँ पर बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, जैसे यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इस तरह की जो बातें अगर टीवी से बताई जा रही हैं, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उन सभी को इग्नोर कर रहा है और वो बेचारा सो रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और उनका इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो इस वजह से डेमोक्रेसी बहुत ही ज़रूरी है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोगों की बातों को भी सुना जाए और लोगों को ज़्यादा परेशानी भी ना हो और हर फैसले में इन्वॉल्व भी ना होना पड़े। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो गवर्नमेंट के लेवल पर तो हमने बात कर ली डेमोक्रेसी के बारे में, और अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कि मान लीजिए आपके इलाके में कोई संगठन है, कोई ग्रुप आपने बना कर रखा है, एक मोहल्ला का संगठन बना कर रखा है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, वहाँ पर अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर हमने डेमोक्रेसी की बात की थी कि वहाँ पर किस तरह से डेमोक्रेसी काम करती है, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, उसके बाद कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। तो यहाँ पर देखिए एक फैमिली के बारे में बात किया जा रहा है कि
हमारी जो फैमिली है वो डेमोक्रेटिक है। अगर कोई फैसला लेना होता है तो हम लोग एक साथ मिलजुल कर फैसला लेते हैं। और मेरे पिताजी की जो ओपिनियन है वो बराबर के मायने रखते हैं। इसके बाद आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। तो यहाँ देखिए एक स्टूडेंट बात कर रहा है कि हमें डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के टीचर की जरूरत है। इसके बाद नेक्स्ट, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए ये चीज़ तो आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक परिवार की पार्टी है, जो दो लोग हैं वो पूरे पार्टी को चलाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी पार्टीज़ हैं इंडिया में जिसमें कि डेमोक्रेसी जैसी चीज़ नहीं है। तो ये देखिए हमने सरकार लेवल पर तो बात की, यहाँ पर अब हम फैमिली लेवल पर बात कर रहे हैं, अब हम स्कूल में बात कर रहे हैं, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो कि गवर्नमेंट की नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। This way of using the word democracy go back to its basic sense of method of taking decision। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों के लिए अगर हम डेमोक्रेसी को यूज़ करें तो उससे हमें डेमोक्रेसी का जो बेसिक मीनिंग है, बेसिक सेंस है डिसीजन लेने का, वो समझ में आता है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो देखिए डेमोक्रेटिक डिसीजन जो होता है वो इन्वॉल्व करता है उन सभी लोगों को जो कि उस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई फैसला लेना है परिवार के लिए, तो परिवार में सभी लोगों की मर्जी होनी चाहिए, तब उसे डेमोक्रेटिक डिसीजन कहा जाएगा। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैसला ले रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों का अगर उसमें डिसीजन है तो उसे डेमोक्रेटिक डिसीजन कहा जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत जगहों पर इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। वैसे लोग जो कि इस फैसले से अफेक्टेड हो रहे हैं उनकी अगर सहमति है सभी लोगों की, तो उसे एक तरह का डेमोक्रेटिक डिसीजन कहा जाएगा। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल। दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ऐसा हो सकता है बहुत जगहों पर कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार होता है। जैसे अगर आप फैमिली में बात करें फॉर एग्जांपल, तो आपके गार्जियंस होंगे, आपके पिताजी जो कह दें वही होता है, आप कहें तो आपकी बात नहीं मानी जाती। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं कुछ लोग बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके बात को एक तरह से पूरी तरह से दबा दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये अप्लाई आप कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर भी, फैमिली के ऊपर भी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। तो देखिए डेमोक्रेसी एक तरह का प्रिंसिपल है जिसको कि हम लाइफ के किसी भी स्फेयर में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे हम स्कूल लाइफ की बात करें, कॉलेज लाइफ की बात करें, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या फिर वर्क की बात करें, सभी जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but to set up an ideal standard that all democracy must aim to become। तो देखिए डेमोक्रेसी वर्ड को यूज़ करते हैं हम किसी भी गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड तय करने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर सभी डेमोक्रेसी जो हैं उसको वैसा बनने की कोशिश करें। तो इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। तो देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में क्या डेफिनेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि डेमोक्रेसी ठीक है हमारे देश में, लेकिन सही में डेमोक्रेसी हमारे देश में तब आएगी जब हमारे देश के सभी नागरिक बिना मतलब भूखे पेट अगर बेड पर जाना बंद कर देंगे, यानी उन्हें बेड पर जाने से पहले उन्हें भर पेट खाना मिल जाएगा। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and lot of commitment। तो देखिए ये भी बात एक तरह से सही बताई गई है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ आपको वोट देने का अधिकार दे देना ही डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते हैं। डेमोक्रेसी को हम डेमोक्रेसी तभी कहेंगे जब सभी लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उन्हें सही एजुकेशन मिले, इक्वल रिसोर्सेज मिले और उनके पास लॉट ऑफ कमिटमेंट भी उनके पास होना चाहिए। तो इस तरह का जब उस तरह के लोग वोट देने जाएंगे और अपना योगदान देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और सही मायने में तभी डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी टेक दिस आइडियल्स सीरियसली, अगर हम इस तरह के आइडियल्स जो कि डिफाइन किए गए हैं, जो कि लोगों द्वारा हमेशा कहे जाते हैं, अगर इसे सीरियसली ले तो पूरी दुनिया में
पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं होगी जो कि डेमोक्रेसी होगी। उसका रीज़न ये है कि आप चाहे यूएसए की बात करें, इंडिया की बात करें, चाहे यूरोप के किसी कंट्री की बात करें जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर सभी लोगों के पास सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। तो लेकिन बात यह है कि इस तरह के अगर हम आइडियल्स, जिस तरह की बातें मैंने अभी बताई आपको, तो उस तरह के आइडियल्स को हम याद इसलिए रखते हैं क्योंकि ये हमें डेमोक्रेसी के रियल वैल्यूज़ को हमेशा याद दिलाती रहती हैं कि डेमोक्रेसी आखिर बना क्यों, डेमोक्रेसी हमें अप्लाई क्यों करना चाहिए। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। तो देखिए ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि हम किसी भी एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को जज कर सके, उसके लेवल को हम जज कर सके और उसके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सके। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को कंसिडर करें तो हम इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स जो है उसको आइडेंटिफाई करने पाएंगे कि देखिए इंडिया में सभी गरीब लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, सभी लोगों को का हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हम अपने देश के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको बेहतर बना सकते हैं या फिर हम उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। तो ये हमें डिसाइड करने में मदद करता है कि कौन सा डेमोक्रेसी है वो अच्छा डेमोक्रेसी और कौन सा डेमोक्रेसी जो वो सिर्फ बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब अब तो आप समझ ही होंगे मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी। तो ऊपर जो आइडियल्स बात की है कि अगर सभी लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, सभी लोगों को हेल्थ सुविधाएं मिल रही हैं, सभी चीज़ें मिल रही हैं, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो वो एक तरह का गुड डेमोक्रेसी है। और ये सभी चीज़ें अगर अवेलेबल नहीं हो पा रही है लोगों को तो वो एक तरह का मिनिमल डेमोक्रेसी है। ये एक तरह का सिंपल डिस्टिंग्विश है। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। आवर फोकस हियर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए इस बुक में हम इतना ज़्यादा एक्सप्लेन्ड नोशन में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम बेसिक कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में, जो कि हम गवर्नमेंट में यूज़ करते हैं या फिर गवर्नमेंट पर अप्लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड वे ऑफ इवेल्युएटिंग आवर डेमोक्रेसी। तो यानी कि क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फेयर ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी जो है वो लाइफ के किसी भी स्फेयर में अप्लाई किया जा सकता है और डेमोक्रेसी के कई फॉर्म हो सकते हैं। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिक मैनर as long as the basic principle of consultation on the equal basis is accepted। तो देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं डिसीजन लेने के डेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन वहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए कि वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन। यानी कि सभी लोगों की मर्जी होनी चाहिए, मर्जी ना भी हो लेकिन सभी लोगों को बातचीत में इन्वॉल्व करना चाहिए। हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें या फिर कहीं जगह पर, तभी उसे एक डेमोक्रेटिक डिसीजन कहा जाएगा। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टूडेज वर्ल्ड इज रूल थ्रू पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो आज अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आज वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो है पीपुल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव लोग हमारे लिए फैसले लेते हैं, जैसा कि हम इंडिया के गवर्नमेंट सिस्टम में करते हैं या फिर यूएसए में करते हैं, सभी जगहों पर ऐसा ही होता है। वी शैल रीड मोर अबाउट डैट इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ही स्मॉल होती हैं, कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ही लार्ज होती हैं, जिसे कि हम माइनॉरिटीज़ भी कहते हैं। तो वहाँ पर हम किस तरह से डेमोक्रेटिक डिसीजन ले सकते हैं जिसमें कि हम माइनॉरिटीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर वैसे कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। All the people can sit together and take decision directly. This is how Gram Sabha should work in village. Can you think? तो अगर आप ग्राम सभा की बात करें तो वहाँ पर डिसीजन डायरेक्टली लिया जाता है। जैसे कि ग्राम सभा होती है, लोग एक साथ बैठते हैं और वहाँ पर एक गांव के लिए फैसला लेते हैं। तो क्या आप यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप दूसरे डेमोक्रेटिक तरीके को ईजाद कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं जहाँ पर डिसीजन मेकिंग किया जा सके डेमोक्रेटिक वे से, सभी लोगों को कंसल्ट करने के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी भी ना हो। तो अगर आपको कुछ वैसा है तो आप वैसा कुछ तरीका सोचिए।
This also means that no country is perfect democracy. The feature of democracy that we discuss in this chapter provide only the minimal conditions of a democracy. तो देखिए ये सभी चीज़ें जो हमें पता चली, इससे ये पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हमने डिस्कस किए वो हमें मिनिमल कंडीशंस केवल बताते हैं कि आखिर एक डेमोक्रेसी में क्या क्या होने चाहिए। ये हमें नहीं बताते कि एक परफेक्ट डेमोक्रेसी कैसे होगी, ये सभी चीज़ें हमें नहीं यहाँ पर पढ़ना है। हमें सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने की डेमोक्रेसी में क्या होने चाहिए। डैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। तो अगर कोई भी डेमोक्रेसी है उसमें अगर मिनिमल कंडीशंस फुलफिल किए जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो एक आइडियल डेमोक्रेसी हो जाती है और एक बहुत ही अच्छा सिस्टम हो जाता है। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। तो देखिए जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन सभी को रियलाइज़ करना चाहिए कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के जो आइडियल्स हैं उसको किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करें। और ये तुरंत ही ऐसा नहीं कि एक बार में अचीव किया जा सकता है और सभी लोगों के लिए अचीव किया जा सकता है, इसमें समय लगेगा। This requires a constant effort to save and strengthen democratic form of decision making। तो ये जो है ये कॉन्स्टेंट एफर्ट इसमें लगाना होगा, कई सालों तक काम करना होगा और लगातार काम करना होगा, तभी जाकर हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic। तो हम सिटीजन के रूप में क्या कर सकते हैं? हम सिटीजन के रूप में अपने देश को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने में हेल्प कर सकते हैं या फिर इसका उल्टा हम कम डेमोक्रेटिक बनाने में भी मदद कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए यही जो चीज़ है ये डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, क्योंकि पूरे देश की जो फेट होता है यानी कि पूरे देश का जो किस्मत होता है वो डिपेंड करता है केवल रूलर्स पर नहीं, लेकिन सिटीजन्स पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आखिर सिटीजन्स क्या चाहते हैं। डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसे कमज़ोर करना चाहते हैं। This is what distinguishes democracy from other governments. Other form of government like monarchy, dictatorship or one-party rule do not require all citizens to take part in politics। तो देखिए यही जो चीज़ है ये डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करती है। जैसे अगर हम मोनार्की की बात करें, डिक्टेटरशिप की बात करें या फिर वन पार्टी सिस्टम की बात करें, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम चाइना में है, तो वहाँ पर सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है किसी भी फैसले को लेने के लिए। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि पूरे देश के लिए फैसला लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में अगर कुछ इलाके के लोग अगर विरोध भी कर रहे हैं तो वहाँ सरकार की मर्जी है, तो वहीं पर डैम बनेगा, वहीं पर कुछ काम होगा, वहीं पर फैक्ट्री बैठेगी, वहीं पर न्यूक्लियर प्लांट बैठेगा, अगर वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं उसके बावजूद। In fact, most non-democratic government would like citizens not to take part in politics, but democracy depend on active political participation by all the citizens। तो देखिए यहाँ पर ये भी बात सही है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन जो हैं वो पॉलिटिक्स से दूर रहें, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, और जो सरकार है वही सिर्फ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। जैसे कि आप चिली के रूल को याद करें, फिनोशे जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, या फिर पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर आप चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लोगों पर बहुत तरह के बैन लगा कर रखे हुए हैं। जैसे वहाँ पर गूगल बैन है, फेसबुक बैन है, इस तरह की चीज़ें बैन है, और वहाँ पर लोग जो हैं सरकार का विरोध नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकते। अगर सरकार कुछ गलत कदम उठा रही है तो उसका वो विरोध दर्ज नहीं करा सकते हैं। तो इस तरह से सरकारें जो होती हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं होती हैं वो चाहती हैं कि पब्लिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व ना करे पॉलिटिक्स में और इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दे। सरकार जैसा चाहती है वैसा वो काम करे। दिस इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसलिए डेमोक्रेसी को हमेशा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और हमें इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो देखिए ये जो वीडियो था ये वीडियो हमारा लास्ट था इस चैप्टर का। इसके बाद अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे क्लास 9 के पॉलिटी का। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।